हाँ, आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब रोड के निर्माण में प्रयोग होने वाले जो मटेरियल होते हैं, इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है जो कि जो है पहला टॉपिक रोड मटेरियल्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के बारे में जानेंगे। दूसरा होता है उसी मटेरियल में जो बाइंडर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वो दूसरा होगा। ठीक है। तीसरा होगा जैसे टेस्ट फॉर रोड मटेरियल, जो रोड मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट अपनाए जाते हैं उसके गुणों को जानने के लिए, गुणों तथा गुणों को जानने के लिए वो किस लिए सुटेबल होता है, उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिसाइकल्ड मटेरियल होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स से को रिसाइकिल करके बनाए जाते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है रोड मटेरियल, रोड मटेरियल के का जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। रोड मटेरियल जो होगा, रोड मटेरियल डिफरेंट टाइप के रोड मटेरियल होते हैं। जैसे पहला है सॉयल है, जिसको मृदा बोलते हैं, ग्रेवल है, बालू मतलब सैंड है, मोरम है, कंकर है, बाउल्डर और स्टोन ब्लास्ट है, ईंट ब्रिक सीमेंट है, बिटुमिन है, एस्फाल्ट है, कोलतार है, कटबैक्ट है, इमल्सन है। ये सब प्रकार, ये सभी जो मटेरियल हैं उसमें जो है रोड के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होते हैं। अगला मटेरियल है जैसे सॉयल ही पढ़ा हम लोगों ने। सॉयल में जो है क्ले होती है, सिल्ट होती है, सैंड होती है, दोमट मिट्टी लोयम होती है। तो जो सड़क के निर्माण में उपयोग होने वाली सॉयल है उसमें लगभग सैंड की मात्रा 60 से सड़क के लिए जो उपयोग होती है उसमें सैंड की मात्रा लगभग 60 to 80% होती है। जो क्ले होती है, मृतिका होती है, वो लगभग 10 से 20% होती है। और उसके बाद जो सिल्ट होती है उसमें लगभग वो 5 से 10% होती है। सभी सामग्रियों, जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी मटेरियल हैं, उनको लगभग तीन प्रकारों में बांट दिया जाता है जो रोड में प्रयोग होती हैं। पहला जो होता है सब ग्रेड सॉयल होती है। रोड जो बनती है वो लगभग जो है दो प्रकार की बनती है। एक फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट होती है, दूसरी होती है फिक्स रोड पेमेंट होती है। फ्लेक्सिबल जो होता है अपने फोर्स को, अपने ऊपर आने वाले फोर्स को डिफरेंट कणों से होकर के नीचे ज़मीन पर स्थानांतरित करता है। और जो फिक्स्ड मटेरियल होता है, जो फिक्स पेमेंट होती है, वो एक स्लैब के रूप में अपने रोड को स्थानांतरित करती है। जो फ्लेक्सिबल होती है, रोड पेमेंट होती है, उसमें सबसे निचली शरत है सब ग्रेड होती है, उसके ऊपर उसके बाद सब बेस होता है, फिर होता है बेस कोर्स, सब बेस कोर्स होता है, उसके बाद बेस कोर्स होता है। इसी तरह से सबसे निचली वाली जो परत होती है उसको सबग्रेड सॉइल बोलेंगे। उसके बाद उसमें जो मटेरियल होता है सबग्रेड सॉइल की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आता है सड़क मिलावा मतलब रोड एग्रीगेट। फिर ऊपर से आप लोग बाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सबग्रेड सॉइल होता है उसमें हम लोग देखेंगे उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या कार्य करता है। सबग्रेड मेनली जो है यातायात द्वारा जो जो ट्रैफिक हमारी चलती है रोड पर, उससे आने वाले लोड को वो एकदम निचली सतह को स्थानांतरित करता है। दूसरी चीज़ होता है जो सबग्रेड होता है, एक संरचनात्मक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके रोड को। जो रोड मटेरियल होते हैं उसकी डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। जैसे उसका शेप होना चाहिए, उसमें जैसे एग्रीगेट यूज हो रही है तो से उसकी ट्रेंगुलर शेप की होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से पहली प्रॉपर्टी शेप हो जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, तीसरी हार्डनेस होती है, चौथी होती है टफनेस, पांचवी होती है ड्यूरेबिलिटी और छठवीं होती है स्वेलिंग। तो पहली प्रॉपर्टी जो शेप है, शेप के शेप होना चाहिए, उसके शेप के बारे में जानेंगे। दूसरी जो होती है स्ट्रेंथ होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली होती है भार वहन करने की क्षमता। किसी भी पिंड पर जो पिंड की जो भार वहन करने की क्षमता होती है वो होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो होती है स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब उसके किसी भी मटेरियल के
कि वह स्ट्रेंथ जितना जो उसके टूटने से पहले होती है, या किसी भी मटेरियल की वह स्ट्रेंथ जो टूटने से पहले भार वहन कर पाती है, उसे क्रशिंग स्ट्रेंथ कहेंगे। इसी तरह से हार्डनेस होती है। हार्डनेस जो है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो उस पर लगाए जाने वाले वियर एंड टियर का विरोध करती है। मतलब उस पर अगर खरोच की जाए तो खरोच करने का विरोध करे, उसे हार्डनेस कहते हैं। इसको हार्डनेस नंबर से मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी है आपकी टफनेस होती है, चिमड़ीपन होती है। टफनेस होती है ये इम्पैक्ट लोड के लिए होती है। टफनेस जो होती है प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, जिससे वो आघात उस पर आने वाले इम्पैक्ट लोड, अचानक सडनली आने वाले लोड को वहन कर लेती है, बिना टूटे वो वहन कर लेती है, उसे बोलते हैं टफनेस। जिस गुण के कारण ड्यूरेबिलिटी होती है, कोई भी मटेरियल कितने दिनों तक स्थायी रह सकता है, वो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। कोई भी मटेरियल जो है अपने वॉल्यूम में जो चेंज करता है उसको बोलेंगे स्वेलिंग बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो आपकी सब बेस या सब ग्रेड के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसका कुछ इस तरह से होना चाहिए, भार पड़ने पर वो मृदा स्थिर रहे, दबे न। वायुमंडलीय दाब पर भी, किसी भी वायुमंडलीय दाब पर इसका भार वहन करने की क्षमता न घटे, और इसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो। मौसमी बादल के कारण इसके आयतन में परिवर्तन न हो, एकदम न के बराबर हो। ठीक है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि मतलब निर्माण स्थल पर वो मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, न कि जो है उसको निर्माण स्थल से कई किलोमीटर दूर से लाना पड़े, जिससे लेबर कास्ट और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो हमारे हमारे हमारा सभी गुणों में से एक गुण ये भी होता है कि हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो निर्माण स्थल पर आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होगी, जब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो हमारा मटेरियल का के उसके पीछे जो खर्च होगा वो भी बचेगा। ठीक है। और अन्य जो मटेरियल होते हैं लगभग बाइंडर के रूप में, तो उसमें जो अन्य मटेरियल प्रयोग होते हैं, ब्रिक होता है, सीमेंट होता है, बिटुमिन होता है, एस्फाल्ट होता है, मैस्टिक एस्फाल्ट होता है, कोल तार या तारकोल होता है, कटबैक होता है, इमल्सन होते हैं। ये 8 प्रकार के अदर मटेरियल होते हैं जिसमें कुछ बाइंडर्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। पहला मटेरियल होता है ब्रिक जिसको ईंट बोलते हैं। ये मानव निर्मित संरचना होती है, कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। इसमें जो ऊपर हम लोगों ने मिट्टियाँ के प्रकार पढ़े, उसको एक साँचे में डाल करके धूप में सुखा करके आग में पका करके ईंट को बनाया जाता है। ईंट के निर्माण में निम्न कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्थान का चयन करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है उसको, फिर ईंट की मिट्टी तैयार करती है, मतलब उसको गूदा की तरह बनाया जाता है, गुथाई की जाती है। फिर ईंट की ढलाई की जाती है, किसी एक निश्चित आकार के साँचे में उसको ढाला जाता है। फिर ईंट को सुखाया जाता है, फिर ईंट को जो है भट्टी में डाल करके लगभग 1100-1200 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर पकाया जाता है। अगर देखा जाए ईंट के ही बारे में हम लोग जाने तो ईंट जो है कि उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर ईंट लगभग 4 श्रेणियों में बांटी गई। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। इस तरह से ईंट का क्लासिफिकेशन किया गया। और अगर स्ट्रेंथ के आधार पर देखा जाए तो जो ईंट होती है, एक होती है हेवी वर्क ईंट ब्रिक होती है, दूसरी फ्रंट वर्क ब्रिक होती है, तीसरी लो वर्क ब्रिक होती है। मतलब ज़्यादा जो भार वहन कर पाती है उसे हेवी वर्क के लिए कहेंगे। लो वर्क मतलब जो कम भार सहन करने वाली ईंट होगी उसमें होती है। कुछ विशेष प्रकार की भी ईंटें पाई जाती हैं जिसने अग्निशः ईंट, जहाँ पर भट्टी उट्टियों में उपयोग की जाती हैं। अम्लीय ईंट होती है, क्षारीय ईंट होती है, ये डिफरेंट प्रकार की ईंट होती हैं। इस तरह से जो पहला मटेरियल होता है वो हमारा ब्रिक होता है। इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल में वो भी आता है, जैसे खड़ंजा, रोड में खड़ंजा वगैरह बिछाने के लिए काम आता है। उसी तरह से दूसरा मटेरियल जो है वो सीमेंट होता है। सीमेंट भी एक आसानी से उपलब्ध होने वाला बंधक पदार्थ है। सीमेंट भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। इसमें चूना में तथा मृतिका में पदार्थों की उचित मात्रा में, उचित अनुपात में मिला करके और जला करके फिर महीन पीस करके बनाया जाता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अधिक टेम्परेचर पर बनाया जाता है। फिर इसे कठोर करने, इसमें पानी से क्रिया कराया जाता है। उसके बाद पानी से क्रिया करने के बाद ये कठोर हो जाता है।
इस समय सीमेंट का प्रयोग सबसे ज़्यादा बंधक पदार्थों के उपयोग के लिए किया जाता है। अच्छा बंधक गुण होना तथा आसानी से उपलब्ध होना ये जो है हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर हम जैसे हम ब्रिक का क्लासिफिकेशन पढ़े, आंधी ब्रिक हम दो प्रकार से बांटे। एक तो जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके बाद ब्रिक का मतलब एक बताया हमने, फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, सेकंड क्लास ब्रिक होती है, फोर्थ क्लास ब्रिक होती है, थर्ड क्लास ब्रिक होती है। इसी तरह से हम लोग जो है सीमेंट का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है नेचुरल सीमेंट, जिसको प्राकृतिक सीमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सीमेंट, कृत्रिम सीमेंट बोलते हैं। नेचुरल सीमेंट में ऐसे पत्थर जिसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 15 से 20% और शेष कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जलाकर शेष होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनको जला करके महीन पीस करके बनाया जाता है, तो उसे हम नेचुरल सीमेंट कहते हैं। और आर्टिफिशियल सीमेंट में होता है सीमेंट जो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं हमारे, चूना में और मृतिका में पदार्थ है, इनको उचित मात्रा में मिलाया जाता है, फिर इन्हें जलाया जाता है, फिर इनकी भी महीन पिसाई की जाती है, तब इस प्रकार आर्टिफिशियल सीमेंट प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल सीमेंट कुछ विशेष पदार्थों को मिला दिया जाए आर्टिफिशियल सीमेंट में, तो वो एक अन्य गुण को प्रदर्शित करने लगता है, उनकी सामर्थ्य भी अधिक हो जाती है। तो आर्टिफिशियल सीमेंट देखा गया तो दो प्रकार पदार्थों को मिलकर बनता है, एक चूना में पदार्थ होता है, दूसरा मृतिका में पदार्थ होता है। अगर हम देखें कि सीमेंट के बनाने में जो कंपोनेंट यूज होते हैं, कंपोजिशन होता है, उसको देखें तो उसमें पहला जो होता है लाइम होता है, जिसको चूना बोलते हैं, जो 60 से 65% तक यूज होता है। दूसरा होता है सिलिका, जो 20 से 25% यूज होता है। तीसरा एल्यूमिना होता है, जो 4 से 8% यूज होता है। चौथा कैल्शियम सल्फेट होता है, जो 3, जिसको जिप्सम भी बोलते हैं, 3 से 5% यूज होता है। अगला मटेरियल होता है आयरन ऑक्साइड, जो 2 से 4% तक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, 1 to 3% होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है, तो 1 to 2% होता है। एल्कली क्षारीय पदार्थ भी होते हैं 1%। अब इसको याद करने के लिए हम आसानी से ट्रिक बताए हैं आपको। LSA सिमसा, L फॉर लाइम, S फॉर सिल्का, A फॉर एल्यूमिना, C फॉर जिप्स, C फॉर जो है कैल्शियम सल्फेट, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशियम, S फॉर सल्फर ट्राईऑक्साइड, A फॉर जो है एल्कलीज। इस तरह से हमारा दूसरा भी मटेरियल खत्म होता है। अगला जो मटेरियल होता है बिटुमिन। बिटुमिन जो होता है, हम लोग कभी कभी इसको हम लोग डामर भी कहते हैं। बिटुमिन भी एक प्रकार का बंधक बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो सड़कों के ऊपर कोट तथा पृष्ठ प्रलेपन के लिए उपयोग किया जाता है। बिटुमिन जो होता है गिट्टी, दो कणों को बांधने के लिए, जैसे गिट्टी होती है रोड में, तो दो गिट्टियों को आपस में बांधने का कार्य करता है। बिटुमिन का जो कलर होता है वो लगभग काले भूरे रंग का होता है, ठोस तथा अर्धावस्था में होता है। यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। बिटुमिन जो होता है एक अक्रिस्टलीय चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें लगभग 85% कार्बन, 12% हाइड्रोजन और 3% ऑक्सीजन मिली होती है। बिटुमिन गर्म करने पर पिघलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील भी होता है। यह लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर धुआं देते हुए जलता भी है और पानी में अघुलनशील होता है। विटामिन का ग्रेड के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और इसका ग्रेड इसकी वेधन क्षमता और गाढ़ापन पर निर्भर करती है। विटामिन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो ग्रेड के आधार पर होता है। विटामिन जो होता है वो प्राप्त किया जाता है तेल शोधक कारखानों से, शोधक कारखानों से। सामान्यतः इस्पात के ड्रमों में भरकर सप्लाई किया जाता है इसे। मतलब विटामिन जो होता है तेल शोधक कारखानों से प्राप्त होता है और इसे लोहे के ड्रमों में भर करके सप्लाई किया जाता है। अगला मटेरियल होता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट में क्या होता है कि एस्फाल्ट भी एक खनिज पेट्रोलियम की प्रकृति द्वारा खनिज पेट्रोलियम को प्राकृतिक प्रभाजी आसवन होने पर जो अवशिष्ट के पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे ही एस्फाल्ट बोलते हैं। खनिज पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है रिफाइनरीज में, उससे जो अवशिष्ट पदार्थ रॉ मटेरियल जो मतलब बेकार वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसे उसे एस्फाल्ट कहते हैं। प्राकृतिक तौर पर भी इस एस्फाल्ट में ये आपके कुछ खनिज पदार्थ मिले होते हैं, जैसे सिलिका, चूना, एल्यूमिना इत्यादि।
जब इन्हीं खनिज पदार्थों को हम बिटुमिन में मिला देते हैं तब भी हमको एस्फाल्ट प्राप्त हो जाता है। बिटुमिन में जब मिला देते हैं तब भी एस्फाल्ट प्राप्त होता है। बिटुमिन का भी कलर काले भूरे रंग का होता है, लेकिन ये अज्वलनशील होता है। ये सॉरी, एस्फाल्ट जो है एक काले भूरे रंग का होता है, लेकिन ये अज्वलनशील पदार्थ होता है। अगला मटेरियल जो आता है मैस्टिक ऑफ एस्फाल्ट। एस्फाल्ट को गर्म करके महीन पिसा हुआ चूना पत्थर, बालू, ग्रीट आदि मिला दिया जाता है तो उसे हम कहने लगते हैं एस्फाल्ट, मैस्टिक एस्फाल्ट। यह जल सह होता है, लचीला, सरलता से पिघलने वाला होता है, ठोस तथा अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैस्टिक एस्फाल्ट का जो उपयोग किया जाता है वो गोदामों की फर्शों में, पुलों के स्लैब के ऊपर घर्षण कोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, निघर्षण कोट के लिए प्रयोग किया जाता है। चादरी एस्फाल्ट, स्टोन मैस्टिक एस्फाल्ट व रोल्ड एस्फाल्ट, ये डिफरेंट प्रकार के आपके एस्फाल्ट होते हैं। अगला जो मटेरियल है छठवां, उसको कोल तार बोलते हैं या इसी को तारकोल भी बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन से आपको मिलता है एस्फाल्ट, वैसे ही कोयले के भंजक आश्वन से हम लोग कोलतार प्राप्त करते हैं। कोलतार भी काले गहरे रंग का होता है और ये चिपकने वाला पदार्थ होता है। और ये कोलतार जो होता है बिटुमिन से थोड़ा सस्ता पड़ता है। कोलतार का भी उपयोग निघर्थन आस्तरण में बंधक के रूप में ही किया जाता है। यदि कोलतार को साफ करके शुद्ध कर लिया जाए तो इसे रोडटार भी बोलने लगते हैं। अगला मटेरियल होता है कटबैक। कटबैक मटेरियल जो होता है तेल शोधक कारखानों में प्रभाजी आसवन करते समय जो उड़नशील द्रव बाहर निकलते हैं उन्हें भी कटबैक। तेल शोधक कारखानों में आसवन करने के समय जो उड़नशील पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें कट कहते हैं, और जब इसी कट को पुनः अवशिष्ट में मिला दिया जाता है तो यह कटबैक कहलाता है। कटबैक एक तरल बंधक पदार्थ होता है। इसका उपयोग जहां पर बिटुमिन गर्म करने के साधन न हो और प्रलेपन करना हो वहां पर किया जाता है। कटबैक का उपयोग मृदा के जो स्थिरीकरण के लिए बेसिकली किया जाता है। अगला मटेरियल जो होता है ये होता है इमल्सन। इमल्सन जो है दो तरल पदार्थों जो तरल पदार्थ है जो अघुलनशील हो, मिलने पर प्राप्त हो बंधक पदार्थ, वो बंधक के रूप में प्रयोग किए जाएं, उन्हें भी इमल्सन कहते हैं। इमल्सन एक साधारण ताप पर सभी मौसमों में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। इसका भी उपयोग स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। यह गीली सतह के लिए भी उपयोग किया जाता है। श्यानता कम होने के कारण यह जहाँ दरार होती है वहाँ काम आता है। अब बिटुमिन और रोडटार या कोल तार में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस आप देख रहे हैं। उत्पादन के आधार पर बिटुमिन जो है कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है और रोडटार जो होता है कोयले के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। बिटुमिन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा रोडटार की अपेक्षाकृत कम होती है और बिटुमिन में जो रोडटार में होता है तो बिटुमिन की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। बिटुमिन का जो रंग होता है यह गहरा भूरा और काला होता है। बिटुमिन भी लगभग, रोडटार भी लगभग इसी कलर का होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगला टॉपिक जो होता है वो हमने बताया था टेस्ट फॉर रोड मटेरियल्स। जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट को पहले हम क्लासिफाई करेंगे कैसे हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद पहला टेस्ट फॉर सबग्रेड सॉइल होता है, दूसरा टेस्ट फॉर रोड मटेरियल होता है, तीसरा टेस्ट फॉर बिटुमिनस मटेरियल। जो मृदा होती है सबग्रेड सॉइल होती है, मृदा के सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए ये तीन प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला सीयर टेस्ट होता है, दूसरा बियरिंग टेस्ट होता है, तीसरा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, वेधन क्षमता। सीयर टेस्ट मतलब अपरूपण परीक्षण जो होता है वह भी तीन प्रकार से किया जाता है। डायरेक्ट सीयर टेस्ट, ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है। अगला होता है बियरिंग टेस्ट। दूसरा जो होता है बियरिंग किसी भी मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बियरिंग टेस्ट में प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो भार मतलब बियरिंग की धारण क्षमता को वहन करने के लिए किया जाता है। तीसरा होता है पेनिट्रेशन टेस्ट जिसको बोलते हैं वेधन क्षमता। किसी भी मटेरियल में उसमें पेनिट्रेट करने की कितनी क्षमता है उसको ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है। उसमें कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो नाम का एक टेस्ट है, CBR टेस्ट,
कई उससे उसको परफॉर्म किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है जो रोड एग्रीगेट होते हैं उसके लिए भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा एब्रेशन टेस्ट होता है, तीसरा होता है इम्पैक्ट और टफनेस टेस्ट होती है, साउंडनेस टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का जो टेस्ट होता है वो ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक आपका ये जो फिगर देख रहे हैं आप, फिगर में देखिए आप, ये प्लंजर होता है। प्लंजर की जो डायमीटर होती है लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, और प्लंजर को एक ये बॉक्स होता है इसमें जिसकी साइज लगभग 150 mm और 127 mm, ये बॉक्स होता है 150 mm की ये होती है, 127.3 mm तक उसमें भरी जाती है मिट्टी का प्रदर्श, और 2 अधिभार लगाए जाते हैं 147 mm जिनका होता है। इसकी जो भीतरी डायमीटर होती है ये जो प्लंजर होता है उसका भीतरी डायमीटर 150 mm होती है, और ऊंचाई जो होती है 175 mm तक होता है, जिसमें 127.3 mm तक मिट्टी सॉयल को भरा जाता है। उस पर जो लोड लगाया जाता है वो लोडिंग का रेट होता है 1.25 mm पर प्रति मिनट के हिसाब से लोड लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि ये नीडल है, नीडल पर जो होता है तो इसमें देखा जाता है कितने लोड पर वो 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक ये देखा जाता है कि 2.5 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, फिर 7.5 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है, 12.5 पर। बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो 2.5 और 5 के लिए होता है, 5 के लिए होता है। तो हम CBR वैल्यू निकालते हैं। CBR वैल्यू जो होती है निकालने का जो तरीका होता है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर, मतलब कितना 2.5 mm कितना नीडल जब इसमें आपके मृदा में घुसती है तो वो कितना लोड रहता है वो लोड देखा जाता है। जब यही निडल 5 mm तक घुसती है मृदा प्रदर्श में तो वो देखा जाता है कि कितना लोड है, वो दोनों लोड ज्ञात कर लिया जाता है। तो मिट्टी जो CBR का फार्मूला आता है उसके लिए होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल सैंपल एट 2.5 mm, या फिर जो है 5 mm पेनिट्रेशन पर, अपान लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीगेट एट 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन। CBR की वैल्यू परसेंटेज में निकालनी होती है तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा करके ये इस तरह से आप ज्ञात कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड लोड होता है पेनिट्रेशन अगर 2.5 mm का है तो स्टैंडर्ड लोड 1370 kg अपनाते हैं। अगर पेनिट्रेशन जो होता है 5 mm का है तो स्टैंडर्ड लोग 2055 kg अपनाते हैं। इस हिसाब से अगर स्टैंडर्ड स्ट्रेस वो निकाली जाए तो 50 mm जो होती है उसकी डायमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर होती है अगर देखा जाए तो इसकी, तो लोड अपान एरिया तो 1370 kg बटे में π/4 इंटू 5 को स्क्वायर, तो देखा जाए 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाती है। पहले की स्ट्रेस जब 2.5 सेंटीमीटर 2.5 mm पर पेनिट्रेट करती है, दूसरे पेनिट्रेशन पे 5 mm होता है तो लोड 2055 हो जाता है, स्टैंडर्ड लोड 2055 हो जाता है, और 2055 अपान में π/4 इंटू पाई स्क्वायर जिसकी वैल्यू 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब इस CBR की वैल्यू जो भी आपके टेस्ट में आ रही है वो 250 mm पे क्या स्ट्रेस आ रही है, और CBR की वैल्यू जब 5 mm पर कितनी स्ट्रेस आ रही है, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही CBR के लिए यूज किया जाता है, वो CBR के हिसाब से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही।